हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट 1 में माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपको फंजाई के मेंबर शुरू करा दिए थे। एल्बुगोर, स्कैलोस्पोरा हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम ले रहे हैं एस्कोमाइसिटीज का एक मेंबर जिसे हम कहेंगे एस्परजिलस। तो यदि हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसके फंजाई को दो भागों में बांटा है। फंजाई किंगडम को यानी माइकोटा को दो भागों में बांटा है, मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना। तो ये यूमाइकोटिना के अंदर आता है, यानी इसका जो डिवीजन है वो यूमाइकोटिना है। क्लास जो है एस्कोमाइसिटीज है, जैसे आपने पिछले दो मेंबर्स ऊमाइसिटीज के पढ़े थे, और इसका जो क्लास है वो है एस्कोमाइसिटीज। हर क्लास के अपने अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, जिसमें फंजाई में आप पढ़ोगे कि इसके माइसीलियम के आधार पर, इनके रिप्रोडक्शन के आधार पर इनके कैरेक्टर्स अलग हैं। तो एस्कोमाइसिटीज में जैसे आपने ऊमाइसिटीज के कैरेक्टर देखे थे जिसमें ए सेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम पाया जाता है, यहाँ पर जो माइसीलियम है वो मल्टी न्यूक्लिएट है लेकिन सेप्टेट है। सेप्टा जो है सिंपल है। जब मैंने इसके जनरल कैरेक्टर्स आपको बताए थे तो सभी क्लासेस के कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े माइसीलियम के बताए थे। तो ऊमाइसिटीज में यानी एल्बुगो और स्कैलोस्पोरा का यदि हम माइसीलियम देखें तो मल्टी न्यूक्लिएट और ए सेप्टेट होता है, जिसे हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफा। लेकिन यहाँ हम एस्कोमाइसिटीज का यदि हम माइसीलियम देखें तो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता है। मल्टी न्यूक्लिएट स्थिति होती है लेकिन सेप्टेट होता है, और सेप्टा इसमें सिंपल पाया जाता है। इसको हम आगे लें, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर लेंगे तो वहां पर 1 और 2 न्यूक्लियस वाली स्थिति होगी हर सेल में, यानी सेप्टेट माइसीलियम होगा, एक या दो न्यूक्लियस होंगे, और सेप्टा उसमें डॉलीपोर सेप्टा होगा। तो यहाँ करेक्टर्स हम यहीं से डिफरेंस आ जाता है हर क्लास का। देन ऑर्डर आता है यूरोशियस, या हम इसको कह सकते हैं एस्परजिलेस, और फैमिली एस्परजिलेसी या यूरोशियसी, और जीनस है यूरोशियम। एस्परजिलस को हम यूरोशियम भी कहते हैं। इसकी लगभग 132 स्पीसीज जो है इसकी नोन है अभी तक, जिसमें से लगभग 30 जो हैं वो इंडियन है। आपने अचार के ऊपर, जैम के ऊपर, जेली के ऊपर या ब्रेड के ऊपर मॉइस्चर के समय में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर जब ज़्यादा होता है तो उस समय में आपने फंगस लगी हुई देखी है। इवन लेदर पे, जैसे आपके जूते होते हैं या आपके पर्सेज हैं, उनके ऊपर कुछ अलग सा हेयरी से स्ट्रक्चर आ जाता है, वाइट कभी ग्रीन स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वो इसके फंगल स्पोर्स होते हैं। ज़्यादातर उन पर एस्परजिलस की स्पीसीज पाई जाती हैं। तो जो अचार कई बार काला हमें दिखाई देता है ऊपर से, और हम कहते हैं ऊपर से ही खराब हो गया। एक्चुअली इसकी जो जड़ है, जड़ कहना चाहिए, या तो इसके फंजाई का जो माइसीलियम है वो इसके अंदर है, और जो ऊपर का हिस्सा जो हमें ब्लैक दिखाई देता है वो इसके केवल स्पोर्स या कोनिडिया होते हैं। तो यहाँ इसकी स्पीसीज कई सारी हैं। जो नोन है वो है एस्परजिलस फ्लेवस, ये लगभग ग्रीन कलर का होता है, जो अपने आर्मी ग्रीन कलर है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये भी ग्रीन कलर का है, ओलिव ग्रीन कलर है ये इसकी जो फंजाई है, कलर जो है। एक है एस्परजिलस नाइगर जो ब्लैक कलर का है, इसका मतलब ये डिफरेंट कलर की, येलो कलर की भी होती है, डार्क ग्रीन कलर की भी, ब्राउनिश भी होती है। तो एस्परजिलस की जो स्पीसीज हैं वो डिफरेंट कलर्स में पाई जाती है ना, कलर्ड स्पीसीज है। तो हम ये कह सकते हैं कलर्ड है, इसका मतलब इनमें कोई ना कोई पिगमेंट पाया जाता है, लेकिन पिगमेंट वो क्लोरोफिल वाला नहीं है। पिगमेंट कौन सा है? इसको जो कलर प्रोड्यूस करता है, कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। तो जो इसकी स्पीसीज हैं वो किस पर, जो अलग अलग कलर्स में पाई जाती हैं, और डिफरेंट फूड स्टफ्स पर, लेदर पे या लकड़ी के ऊपर, वो सब जगह ये मिलती है, सॉइल में भी मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये ज्यादातर स्पीसीज इसकी सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक का मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर सर्वाइव करती है, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर सर्वाइव करती है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पीसीज इसकी पैरासिटिक भी हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स पर
प्लांट में ये डिजीज फैलाती हैं एस्परजिलस की कुछ स्पीसीज, जैसे क्राउन क्राउन ऊपर का हिस्सा, जो प्लांट का ऊपर का हिस्सा है वो रॉट हो जाता है, गल जाता है, रॉटिंग हो जाती है उसकी, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बिकॉज ऑफ द फंगस। कौन सी फंगस? एस्परजिलस की। डिफरेंट स्पीसीज है, उसमें भी फ्लेवर्स भी होती है, नाइजर भी होती है, और स्पीसीज भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम ये 3-4 स्पीसीज भी यदि याद रखते हैं तो काफी है। एनिमल्स के अंदर ये आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का सुना होगा कि कान में सा फंगस जमा हो गई, तो वो कान में फंगस क्या है? ये स्किन डिजीज कॉज करती है, ज्यादातर कान के अंदर भी और दूसरी जगह भी स्किन डिजीज कॉज करती है, और इसको एस्परजिलोसिस कहते हैं, एस्परजिलोसिस। ठीक है, तो स्किन डिजीज कॉज करती है, और बहुत सारे इससे जो है वो कई सारी स्पीसीज ऐसी हैं जिनसे टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। इसमें मेन है एस्परजिलस फ्लेवर, जिससे एफ्लाटॉक्सिन ये निकलता है। जब भी आप आपने सुना होगा कि जो फफूंदी वाली चीजें हैं वो अपने गाय को भी नहीं खिलानी चाहिए। क्यों नहीं खिलानी चाहिए? क्योंकि उन एनिमल्स के अंदर भी ऐसी चीजें खाने से क्या हो जाती हैं, टॉक्सिन्स उसके अंदर पहुंच जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कैसे हैं? बहुत ज्यादा पॉइजनस है। ठीक है, या ये कहो कि कार्सिनोजेनिक है, इसमें कैंसर भी इससे हो सकता है, कार्सिनोजेनिक। तो ये रही बात इसकी जनरल, जो हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। इसके अंदर ब्राउन रॉट ऑफ कॉटन का भी आपने इसमें, हम एस्परजिलस से होने वाली डिजीज को बता सकते हैं। कॉटन के अंदर रुई जो पाई जाती है, रुई के अंदर भी ब्राउन बॉल जैसी बन जाती है, तो ब्राउन रॉट कहते हैं, हम ब्राउन बॉल करें तो ज्यादा ठीक है, इसका सही नाम यही है, ब्राउन बॉल ऑफ कॉटन। तो ये इसकी स्पीसीज हैं जो कुछ डिजीज फैलाती हैं। जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट इसका आता है स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर जैसा हम बात कर रहे हैं एस्कोमाइसीटीज का मेंबर है, तो उसी के हिसाब से इसकी जो होगी माइसीलियम होगी। जो मुख्य पादप है वो गैमेटोफिटिक है, जैसा कि हमें पता है कि एल्गी और फंजाई ब्रायोफाइट तीनों के अंदर मुख्य पादप युग्मकोद्भिद होता है, यानी गैमेटोफिटिक होता है, यानी हैप्लॉइड होता है। ठीक है, बॉडी कैसी है? थैलॉइड है। बनी हुई किससे है? माइसीलियम से बनी हुई है। सूत्रबद्ध रचनाएं हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें हम माइसीलियम कहते हैं। यदि माइसीलियम का एक पार्ट देखें, यानी हाइफा देखें, तो वो कैसा होगा? ये ब्रांच हाइफी है, और हमने इसको कहा कि ये सेप्टेट है, तो ये हम इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर बनाए ऐसे। ये सेप्टा है, लेकिन इसमें हम दिखा रहे हैं एक पोर है, और प्रत्येक सेल में, अब ये सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, और प्रत्येक सेल में कई सारे न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया? ब्रांच्ड सेप्टेट थैलस, सेप्टेट माइसीलियम, और ये सेप्टा कैसा है? जिसके अंदर सिंपल पोर है, सिंपल पोर है। ये इसके न्यूक्लियाई हो गए, सेल वॉल हो गई, अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें और सारे सेल ऑर्गेनेली जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वो पाए जाते हैं, केवल किसको छोड़कर? क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी सिंपल माइसीलियम है, जो कि सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, मल्टीन्यूक्लिएट है, यानी जो हमने ओमाइसीटी से, अब हमें यही डिफरेंस करना पड़ेगा इसका। हम एक एक क्लास के अंदर जो मेंबर्स पढ़ेंगे कि ओमाइसीटीज में यही कंडीशन थी, लेकिन सेप्टेट नहीं था माइसीलियम। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन थी, लेकिन सेप्टेट नहीं था। वहां ए सेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट था, यानी सिनोसिटिक था, और यहाँ क्या है? मल्टीन्यूक्लिएट लेकिन सेप्टेट, और सेप्टा सिंपल पोर वाला। तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इनमें ऑयल ग्लोब्यूल्स
यानी रिजर्व फूड जो है वो ऑयल ग्लोब्यूल के रूप में पाया जाता है। जो इसकी सेल वॉल है, जैसे आपको पता है कि फंगल जो सेल वॉल है वो फंगल सेलुलोज की बनी होगी, नॉर्मल सेलुलोज नहीं होगा। तो ये सेल वॉल जो है वो फंगल सेलुलोज या काइटिन की बनी हुई होती। तो इसी तरीके से यदि हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वही पूरी तरीके से गैमेटोफिटिक थैलस है, थैलॉइड है, माइसीलियम कैसा पाया जाता है, ब्रांच सेप्टेड माइसीलियम है, मल्टी न्यूक्लिएट है। और इसका यदि सेल स्ट्रक्चर देखें तो सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल जो हमारी यूकैरियोटिक सेल की होती है। देन ऑल सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये कैसी है, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक है। यानी ये कहना चाहिए ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक है। पर कहना चाहिए कि ये स्वयं पोषी नहीं है, अपना खाना खुद नहीं बना सकती है। तो क्या होगा, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा। सेल ऑर्गेनेली सारे प्रेजेंट होंगे लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो ये बात आ जाती है इसके स्ट्रक्चर की। अब आ जाए हम इसके रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इसमें